हमें अपने साइंस पे बहुत ज़्यादा गर्व होता है, राइट? ये गाड़ियाँ, ये एसी, ये टीवी, ये फ्रिज, सब साइंस की देन है। बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि साइंस ने जो भी चीज़ें आज डिस्कवर करी है उसमें से कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में सालों साल पहले लिखी हुई थी। एक एग्जाम्पल देता हूँ, तुलसीदास द्वारा लिखे हनुमान चालीसा के इस लाइन को ध्यान से देखिए, युग सहस्र योजन पर भानु लीलियो ताही मधुर फल जानू। इसका मतलब यह है कि हनुमान जी ने भानु यानी कि सूरज को एक मीठा पका हुआ फल समझ के खाने के लिए युग सहस्र योजन जितनी दूरी तय करी थी। ये तीनों वैदिक टर्म्स हैं, वेयर वन युगा इज सपोज्ड टू बी 12,000 डिवाइन ईयर्स, सहस्र योजनास यानी 1000 योजना। इसका मतलब यह है कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 योजनास है। एंड इसका मतलब यह है कि हमारे अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है 96 मिलियन माइल्स। मैं ये सब बता क्यों रहा हूँ? पागल हो गया हूँ क्या वीडियो के स्टार्ट में इतना सारा कैलकुलेशन करा दिया? वेल, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करा अर्थ और सन के बीच, वो था तुलसीदास जी के दोहे में, हनुमान चालीसा में। एंड आज जब साइंस ने ये फिगर आउट करा है कि अर्थ और सन के बीच डिस्टेंस कितना है, वो एग्जैक्ट इतना ही आता है। तुलसीदास जी ने ये कैलकुलेशन करा था 16th सेंचुरी में, जबकि उसी के दौरान 17th सेंचुरी में इन्वेंट हुए टेलीस्कोप के बदौलत बहुत सारे साइंटिस्ट ये फिगर आउट कर रहे थे कि आखिर अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस क्या है। अब देखो, इससे एक बात तो साफ है दैट दीज एंशिएंट स्क्रिप्चर्स दैट डेट्स बैक टू थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई है जो कि हमारे साइंस को आज भी ऐसे हिला देती है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग 3 फैक्ट्स जो कि हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में बहुत पहले लिखी गई थी, जिसको साइंस आज डिस्कवर कर रहा है। सुग्रीवाज एटलास 1978, ये वो साल है जब दुनिया का पहला नेविगेशन सिस्टम डिस्कवर हुआ था। अगर हम आज के डेट को देखें तो अपने फोन को निकाल के गूगल मैप्स को ऑन करके हम कहीं भी अपने मनपसंद जगह पे इजीली पहुंच सकते हैं नेविगेट करके, राइट? अब जीपीएस जैसी नेविगेशन सिस्टम को हम आज इसलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, राइट? और टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसका दूसरा रीजन ये है कि 6th सेंचुरी बीसी में एंशिएंट ग्रीस के एनेक्सीमेंडर नाम के एक इंसान ने वर्ल्ड मैप को बनाने का ठान लिया था। इट वाज फॉर दिस फर्स्ट मैप दैट वी कुड गेट अ रफ आइडिया ऑफ व्हाट आवर वर्ल्ड लुक्स लाइक फ्रॉम अबव एंड एडवांस इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इससे पहले छोड़ो, इससे हजारों साल पहले किसी इंडियन पोएट ने इस पूरे दुनिया के ज्योग्राफी को अपने एक पोएम में एक्सप्लेन किया था, अपने एक पोएम में डिस्क्राइब किया था, तो अब क्या बोलोगे? वो पोएट कोई और नहीं बल्कि आदि कवि कहलाने वाले वाल्मीकि जी थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की। किष्किंधा कांड वाल्मीकि रामायण। बारिश के 2 महीनों के बाद फाइनली वो समय आ गया था जब पूरे वानर सेना को निकलना था सीता माँ के खोज के लिए। इस कारण किष्किंधा के राजा सुग्रीव ने वानरों को 4 हिस्सों में बांट दिया। फिर उन्होंने इन चारों ग्रुप्स को उनकी आगे की जर्नी के लिए गाइड करा। अब जानने वाली बात यह है कि जब सुग्रीव इन चारों ग्रुप्स को डायरेक्शन बता रहे थे तो वो सिर्फ उन्हें डायरेक्शन नहीं बता रहे थे, वो साथ में उन्हें ये भी बता रहे थे कि हर डायरेक्शन में उनको किस टाइप के पौधे मिलेंगे, वहाँ पे लोग कैसे होंगे, वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, वहाँ का वातावरण कैसा होगा। ये सारी बातें सुग्रीव को पता कैसे चली? और ये बात हो रही है आज से 14,000 साल पहले की। ऑब्वियसली तब से लेके अब तक में लैंडस्केप में बहुत चेंजेस आए होंगे, तो जो चीजें वहां पे लिखी हुई है रामायण में एग्जैक्ट सेम आज एग्जिस्ट नहीं करता। बट सरप्राइजिंग बात यह है कि द पोएट जिन्होंने रामायण लिखा या फिर सुग्रीव जिन्होंने ये डायरेक्शंस के बारे में बोला जिसको पोएट ने लिखा, ये सारे लोग इतनी स्पष्टता के साथ इन सब चीजों को बोल रहे थे आज से 14,000 साल पहले, जब मॉडर्न साइंस को हम सबको ये प्रूव करने में कि अर्थ फ्लैट नहीं राउंड है इतना सारा साल लग गया। प्लास्टिक सर्जरी एंड सुश्रुता संहिता आज से करीब 2800 साल पहले काशी यानी कि आज के डेट की वाराणसी में एक नदी के बीचों बीच कुछ डिसाइपल्स ना एक मृत शरीर को घेर के खड़े थे। उन डिसाइपल्स के साथ उनके गुरु भी मौजूद थे जो कि पानी में पड़े उस डेड बॉडी को एग्जामिन कर रहे थे, और उनके इसी एक्शन को ऑब्जर्व करते हुए उनके स्टूडेंट्स मेंटल नोट्स ले रहे थे। मतलब जो भी वो कह रहे थे, जो भी चीजें वो ऑब्जर्व कर रहे थे, उनके स्टूडेंट्स उसको लिख नहीं रहे थे बट अपने दिमाग में उसको याद रख रहे थे। उस गुरु का नाम था सुश्रुता, और वो इतिहास के पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि अगर आपको सर्जरी के स्टूडेंट्स को ह्यूमन एटोनॉमी को समझाना है तो आपको उन्हें ह्यूमन डेड बॉडी को डायसेक्ट करके ही सिखाना पड़ेगा, तभी उनको अच्छे से समझ में आएगा। और बॉडी को पानी में सबमर्ज इसलिए किया था ताकि जैसे जैसे वो बॉडी पानी में डिकम्पोजिशन प्रोसेस को गुजर रही हो वैसे वैसे उसको लेयर बाय लेयर ऑब्जर्व किया जा सके। अब हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग समुद्र मंथन से जन्म हुए गॉड ऑफ मेडिसिन धनवंतरी, उनका अर्थ पे री इनकारनेशन हुआ था। ही वॉज बॉर्न टू किंग धनवा इन द चंद्र डायनेस्टी। वहां उन्होंने सप्तऋषिज में से ऋषि भारद्वाज जो कि एक रिनाउंड फिजिशियन माने जाते थे, उनसे आयुर्वेदा के बारे में सीखा। और उन्हीं के ग्रेट ग्रैंडसन दिवोदास को भी धनवंतरी बुलाया जाता था बिकॉज ही वॉज जस्ट एज ग्रेट एज हिज ग्रैंडफादर बट इन द सर्जिकल ब्रांच ऑफ आयुर्वेदा। और इन्हीं के शिष्य थे सुश्रुता, जिनको हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। अब देखो बात करते हैं इंडियन सोसाइटी की। हमारे इंडियन सोसाइटी में ना हमारे नाक को, हमारे नोज को एज सिंबल ऑफ डिग्निटी देखा जाता है। सुना ही होगा, मम्मी पापा अपने बच्चों को बोलते रहते हैं कई बार कि अगर तुमने ये कर दिया तो मेरी नाक कट जाएगी, तुमने एग्जाम में पास नहीं किया तो मेरी नाक कट जाएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिंबल ऑफ डिग्निटी हमारे इंडियन सोसाइटी में माना जाता है। और इसीलिए पुराने टाइम पे जब बहुत सारे ऐसे कुछ क्रिमिनल्स होते थे जिन्होंने बहुत ही कुछ गंदा किया होता था, तो उनके प्राइड को कम करने के लिए, उनकी डिग्निटी को लो करने के लिए
उनको एज अ पनिशमेंट ये दिया जाता था कि उनका नाक काट दिया जाता था। इसी कटे हुए नोज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए राइनोप्लास्टी का जन्म हुआ, जिसे आज के डेट में नोज जॉब भी कहा जाता है। सुश्रुता ने अपने सारे सर्जिकल नॉलेज को एक बुक में कंपाइल किया जिसका नाम है सुश्रुता संहिता, जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है वो आज भी रिलेवेंट है और आज भी जब लोग सर्जरी के बारे में पढ़ते हैं तो वो बुक हमेशा ही रेफर किया जाता है। मॉडर्न डे ऑर्थोपेडिक्स को भी शॉक में डालने वाले 12 तरह के फ्रैक्चर्स और 6 तरह के डिसलोकेशंस का ट्रीटमेंट इसी 2500 साल पुराने टेक्स्ट में मेंशन किया गया है। राइनोप्लास्टी और कॉस्मेटिक सर्जरी का ये सबसे पुराना रिटन रिकॉर्ड माना जाता है, जिसको कि कई सारे लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया है। आप अपने रामायण और महाभारत के कैरेक्टर्स को ही देख लो, ऑल ऑफ देम लाइक बोथ मेन एंड वुमेन यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर्स एंड दे यूज्ड टू फ्लॉन्ट देयर हेयर। फीमेल्स में लॉन्ग एंड हेल्दी हेयर उनके ब्यूटी और फर्टिलिटी से रिलेट किया जाता था, एंड इन मेल्स हेल्दी हेयर सिंबलाइज देयर स्ट्रेंथ एंड पावर। बॉल्डनेस यानी कि गंजापन से छुटकारा पाने के लिए हमारे एंशिएंट इंडिया में ना लोग रसायन का यूज करते थे, जो कि हमारे एंशिएंट वेदास में मेंशन थे। सुश्रुता ने भी अपने किताब सुश्रुता संहिता में बहुत सारे ऐसे तरीके बताए जिससे कि हेयर लॉस से बचा जा सकता है, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल के रहते हुए इन सारे तरीकों को फॉलो करना बहुत ज़्यादा कठिन है, और इसलिए आज की डेट में आपको ही पता है कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि गंजेपन से जूझ रहे हैं। वेल, हमारी टीम ने रिसर्च में ये देखा कि बॉल्डिंग 7 स्टेजेस में होता है। स्टेज 5 से 7 के लिए ट्रीटमेंट्स इतनी इफेक्टिव नहीं होती और इन स्टेजेस में हेयर ट्रांसप्लांट ही बेहतर ऑप्शन होता है, लेकिन पहले 4 स्टेजेस के दौरान कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट से बॉल्डिंग को कल की बात बनाई जा सकती है। और ऐसे ही आयुर्वेदा के मिरेकल और साइंस के एडवांसमेंट को एक साथ लाता है त्राया, व्हिच बाय फार हैज सीन 93% सक्सेस रेट इन रीग्रोइंग हेयर। ये स्क्रीन पर दिख रहे जेनेटिक हेयर फॉल केसेस ने त्राय के कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट से 5 महीनों में रिजल्ट्स हासिल किए हैं। इन रिजल्ट्स के पीछे त्राय का होलिस्टिक प्लान है, जो आयुर्वेदा के मिरेकल हर्ब्स, न्यूट्रिशन, हीलिंग मेथड्स और मॉडर्न साइंस की क्लिनिकल रिसर्च को साथ लाकर हेयर फॉल और बॉल्डनेस को अलविदा कहने के लिए आपकी मदद करता है, और वो भी सिर्फ 3 स्टेप्स में। स्टेप 1, सबसे पहले Traya.health पर जाकर अपना फ्री हेयर टेस्ट लीजिए। स्टेप 2, उसी हेयर टेस्ट पर बेस्ड अपना कस्टमाइज्ड 1 मंथ किट खरीदिए। एंड स्टेप 3, Traya के दिए हुए डाइट प्लान को फॉलो कीजिए और हेयर कोच की सलाह से बस 5 महीने में अमेजिंग रिजल्ट्स पाइए। तो ऐसे में देर किस बात की है? टेक देयर फ्री हेयर टेस्ट एंड गेट योर कस्टमाइज्ड हेयर फॉल किट राइट नाउ। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड यूज कोड BigBrain20 टू गेट 20% डिस्काउंट। वासुकी एक्सप्लेन मल्टीवर्स टू हनुमान। हमारी सोसाइटी में ना बचपन से ही रामायण और महाभारत जैसे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को एज कहानियां सुनाई गई थी अपने स्कूल में, अपने घर वालों से। बट अगर उसको हम ध्यान से देखें ना तो एंशिएंट सुग्रीव एटलस जैसी बहुत सारी ऐसी चीजें उभर के आती हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते। व्हाट इफ आई टेल यू दैट हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जो कि आज के मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स, जिसको कि आज मार्वल और डीसी कॉमिक्स वाले दिखाते हैं, वो भी प्रूव कर देती है। ऐसी एक कहानी है लॉर्ड ब्रह्मा और श्री कृष्णा की। एक बारी श्री कृष्णा से मिलने लॉर्ड ब्रह्मा द्वारका आ पहुंचे। जैसे ही लॉर्ड ब्रह्मा द्वारका पहुंचते हैं तो वहां के द्वारपाल यानी कि जो वॉचमैन होते हैं उनको कहते हैं कि जाके श्री कृष्ण से बताओ कि ब्रह्मा जी आपसे मिलने आए। तो द्वारपाल ने अपना ड्यूटी किया, वो श्री कृष्ण के पास जाते हैं, कहते हैं कि ब्रह्मा जी आपसे मिलने आए। तो श्री कृष्ण द्वारपाल को ये कहते हैं कि जाके उनसे पूछ के आओ कि वो कौन से वाले ब्रह्मा है। द्वारपाल वापस से ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप कौन से वाले ब्रह्मा हो। ब्रह्मा जी सरप्राइज थे और शॉक थे कि द्वारपाल ने ऐसा कहने का हिम्मत भी कैसे कर लिया। उन्होंने बोला, कौन ब्रह्मा? आई एम द 4-headed ब्रह्मा, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, द फादर ऑफ द 4 कुमारास। जाके ये कृष्ण को बोल के आओ। द्वारपाल वापस से श्री कृष्णा के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं। तो श्री कृष्णा ने बोला कि ठीक है, उनको अंदर आने दो। अब जैसे ही ब्रह्मा जी अंदर आते हैं तो उनका श्री कृष्णा से पहला सवाल ये था कि आपने द्वारपाल को ऐसा क्यों बोला कि मैं कौन सा ब्रह्मा हूँ, मेरे अलावा कोई और ब्रह्मा है भी क्या? लॉर्ड ब्रह्मा के इन्हीं सारे सवालों का जवाब देते हुए श्री कृष्णा ने उन्हें एक विजन दिखाया, जहाँ उन्हीं की तरह कई सारे ब्रह्मा थे। एक ब्रह्मा के 8 सिर थे तो दूसरे ब्रह्मा के 100। 1 करोड़ सिर वाले ब्रह्मा भी वहां मौजूद थे और अनकाउंटेबल सिर वाले भी। एंड ऑल ऑफ देम बो डाउन टू श्री कृष्णा। अब ये सब देख के 4-headed ब्रह्मा देवता परेशान हो गए और उनको एक्सप्लेन करते हुए श्री कृष्णा ने ये कहा कि वो इनफिनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस का देखभाल करते हैं और हर यूनिवर्स के अपने एक अलग ब्रह्मा भगवान है। नाउ दिस इंसिडेंट इन श्रीमद् भागवतम इज वेरी मच सिमिलर टू द कांसेप्ट ऑफ पैरेलल यूनिवर्स दैट वी सी इन मूवीज टुडे, जहाँ पे एक ही टाइम पे बहुत सारे यूनिवर्सेस साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जो पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स का कांसेप्ट है, इसको साइंस ने कभी प्रूव तो नहीं किया है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने इसके एग्जिस्टेंस को डिनाई भी नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारी थियरीज ऐसी हैं जो कि ये शो करती है कि सच में पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट हैरानी की बात यह है कि जो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है उसमें जिस तरीके से इस चीज को दर्शाया गया है वो सच में ये शो करता है कि पैरेलल यूनिवर्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। तो शायद मे बी आगे जाके हम इस चीज को साइंटिफिकली भी प्रूव कर पाए दैट पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट इन रियलिटी। कुकुडमी एंड रेवती एक्सपीरियंस टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन एक ऐसी थियरी है जिसको कि एक बहुत ही फेमस मूवी इंटरस्टेलर में दिखाया गया है। उस मूवी में क्या होता है कि एक साइंटिस्ट होते हैं कूपर नाम के, जो कि किसी तरीके से ना किसी
और प्लैनेट पे लाइफ ढूंढ रहे थे, और इसी लाइफ को ढूंढने के चक्कर में वो जाते हैं एक ऐसे प्लैनेट पे जिसका नाम होता है मिलर्स प्लैनेट। अब मिलर्स प्लैनेट का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि वहां का हर 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर है। मतलब अगर आप वहां पे 1 घंटा बिताओगे तो अर्थ में उसी 1 घंटे के दौरान 7 साल बीत चुका होगा। अब जब 3 साइंटिस्ट उस मिलर्स प्लैनेट पे उतरते हैं तो उनका प्लान तो होता है कि वो जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करके वापस पहुंच जाएंगे अपने स्पेसशिप पे, ताकि वो टाइम वाला इस झमेला में ना फंसे। बट कुछ गड़बड़ी के कारण उनको वापस अपने स्पेसशिप में आने में थोड़ा लेट हो जाता है, और क्योंकि उनको लेट हो जाता है तो उनको ये रियलाइज होता है स्पेसशिप में आने के बाद कि जब वो उस प्लैनेट में थे तब अर्थ में 23 साल बीत चुके हैं। उनके एज पे कोई डिफरेंस नहीं आया है, जाने के टाइम जैसे वो दिख रहे थे वो बिल्कुल वैसे दिख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ घंटों की बात थी, लेकिन अर्थ पे 23 साल बीत चुके हैं। इस 23 साल के दौरान उस साइंटिस्ट कूपर की जो बेटी अर्थ पे प्रेजेंट थी वो बड़ी हो चुकी है, उसके इनफिनाइट नंबर ऑफ वीडियो मैसेजेस आ चुके हैं अर्थ से उनके स्पेसशिप पे। बट अभी कूपर एग्जैक्ट सेम कंडीशन में है जिस कंडीशन में कूपर अभी मिलर्स प्लैनेट पे गए थे एंड वहां से वापस आ गए। इस फेनोमेनन को हम कहते हैं टाइम डायलेशन, जो कि आइंस्टाइन के स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का आउटकम है, जो कि उन्होंने दिया था 1900s में। इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि किसी भी इंसान का जो समय होता है ना वो बहुत ही रिलेटिव होता है, और वो इस पे डिपेंड करता है कि उनके आसपास जो भी ग्रेविटेशनल पुल वाला ऑब्जेक्ट है उसकी ग्रेविटी कितनी स्ट्रांग है। अब मूवी में ऐसा होता है कि जो मिलर्स प्लैनेट होता है वो ब्लैक होल के बहुत नजदीक होता है, और क्योंकि वो ब्लैक होल के काफी नजदीक होता है तो वहां पे ग्रेविटेशनल पुल जो भी ऑब्जेक्ट वहां पे प्रेजेंट होते हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, बहुत ही हाई होता है, और उसी हाई ग्रेविटेशनल पुल के कारण वहां का समय बहुत ही स्लो चलता है। और इसी कारण जब वहां पे 1 घंटा बीतता है अर्थ पे 7 साल बीत चुका होता है, क्योंकि यहाँ पे समय काफी स्लो है। लेकिन मेरे दोस्त 400 BC यानी कि अभी से 2422 ईयर्स अगो कंपाइल किए गए महाभारत में एक ऐसा इंसिडेंस बताया गया है जो कि टाइम डायलेशन के इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। ये मैं उसी टाइम डायलेशन की बात कर रहा हूँ जिसको कि आइंस्टाइन ने प्रूव किया था 1900s में, एंड वो महाभारत में कहीं ना कहीं मेंशन्ड है 400 BC में। राजा कुकुड़मी तब के बहुत बड़े रूलर थे और उनका अपनी बेटी रेवती से बहुत ज्यादा लगाव था। प्रिंसेस रेवती वाज वन ऑफ अ काइंड इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी एंड टैलेंट। जब रेवती की शादी की उम्र हो गई थी तब राजा कुकुड़मी परेशानी में पड़ गए थे। उनको ये लगने लगा कि रेवती के लिए सबसे अच्छा वर ढूंढना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। इसी परेशानी का हल ढूंढने के लिए वो रेवती को लेकर लॉर्ड ब्रह्मा से मिलने के लिए ब्रह्मलोक गए। वहां पहुंच के उन्हें यह पता चला कि ब्रह्मदेव गंधर्वास के म्यूजिकल परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे हैं। सो दे चोज टू स्टे देयर एंड वेट फॉर लॉर्ड ब्रह्मा टिल द म्यूजिकल परफॉर्मेंस एंड्स। जब राजा कुकुड़मी ब्रह्मा से मिले तब उन्होंने अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। वो सुनकर लॉर्ड ब्रह्मा जोर जोर से हंसने लगे। जब राजा ने लॉर्ड ब्रह्मा से ये पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो, तो ब्रह्मा जी ने ये बोला कि आप जिस प्लैनेट से अभी यहाँ पे आए हो वहाँ के जितने भी लोग थे जिनके साथ आप रहते थे वो सारे लोग जो कि शायद रेवती के पोटेंशियल हस्बैंड हो सकते थे वो अब वहाँ पे एग्जिस्ट करते ही नहीं है, क्योंकि जब आपने यहाँ पे हमारा म्यूजिकल परफॉर्मेंस एंजॉय करते हुए हमारा वेट करा तब तक में वहाँ पे कितने सारे साल बीत गए और जो भी लोग वहाँ एग्जिस्ट करते थे वो सारे के सारे मर चुके होंगे। रेवती और राजा दोनों को ही उनकी ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि ये बोल क्या रहे हैं, क्योंकि उनको आए हुए तो अभी बस कुछ समय ही हुआ है। उनके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लॉर्ड ब्रह्मा ने उनको ये समझाया कि अलग प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में टाइम अलग तरीके से फ्लो करता है। राजा कुकुड़मी और रेवती ने जितना समय लॉर्ड ब्रह्मा के इंतजार में गुजारा उसमें धरती पर 27 चतुर्युगा खत्म हो चुके थे। 27 चतुर्युगा यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 113 मिलियन ईयर्स, क्योंकि एक युग अराउंड 4.32 मिलियन ईयर्स का होता है। अब जाहिर सी बात है कि इतने सालों में ना तो रेवती का परिवार रहा होगा वहां पे और ना ही राजा का किंगडम। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हुए ब्रह्मा जी ने राजा से ये कहा कि आप वापस से जाओ एंड ये ढूंढो कि श्री कृष्णा के भाई बलराम कहाँ हैं और अपनी बेटी रेवती का हाथ बलराम को सौंप दो। अब जब रेवती और उनके पिता वापस से धरती पे आते हैं ब्रह्मालोक से, उनको ये दिखता है कि सब कुछ बदल चुका है, इवन लोग बदल चुके हैं, उनके बात करने का तरीका बदल चुका है, बट वो दोनों अभी भी बिल्कुल सेम है। रेवती और उनके पिता बलराम को ढूंढकर उनके पास पहुंचते हैं, उनको ये पूरी स्टोरी नरेट करते हैं एंड बाद में बलराम की और रेवती की शादी हो जाती है। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इस पूरी कहानी को फैब्रिकेटेड मानेंगे कि हाँ यार ये लिख दिया गया होगा, बट हैरानी की बात यह है कि अगर हम ये भी मान लें कि ये सारा इंसिडेंस हुआ ही नहीं था, एट द सेम टाइम आप इस बात को कैसे डिनाई करोगे कि जिन ऋषि मुनियों ने इस कहानी को लिखा था उनको इंटरस्टेलर का कॉन्सेप्ट तो पता नहीं था, उनको थियरी ऑफ डायलेशन तो नहीं पता था, तो उन्होंने अगर ये कहानी अपने मन से भी लिखी तो उन्होंने ऐसा सोचा कैसे कि किसी एक दूसरे प्लैनेट पे टाइम ऐसे बीत रहा होगा और हमारे यहाँ ऐसे बीत रहा होगा। ये भी तो सोचने वाली बात है ना। आपको क्या लगता है इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इंडियन स्क्रिप्चर्स में ऐसी कई सारी कहानियां हैं जिनको अगर हम पढ़ने बैठे तो हमें एक मामूली कहानी लगती है, बट जब उनको हम ध्यान से समझने बैठे तो हमें ये पता चलता है कि वो एक अलग ही लेवल ऑफ वे ऑफ लिविंग को हमें सिखा रहा है। अगर मेरी मानो तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि जरा सोच के देखो, अगर आज को हम अपना फोन लेकर 200, 300, 400 साल पीछे जाएंगे एंड वहाँ पे किसी इंसान को दिखाएंगे कि हमारे पास देखो ये फोन है जिससे कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो उसको डायरेक्टली मैजिक का लेबल लगा देगा कि यार ये तो जादू है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। एट द सेम टाइम आज जब हम एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को देखते हैं उसमें देखते हैं कि पुष्पक विमान जैसी चीजें मेंशन्ड है, तो हमें लगता है कि यार ये तो जादू है, ऐसा तो कुछ उस टाइम पे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता था।
बट क्या पता ये दोनों चीज़ें आपस में सिमिलर है एंड दोनों ही कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि उस टाइम के लोगों को अभी के बारे में नहीं समझ में आ रहा, वैसे हमें उस टाइम के बारे में नहीं समझ में आ रहा। एंड विथ टाइम शायद हम दोनों आपस में एक जगह आके मिल जाएंगे जब हमें पता होगी उनका मैजिक कैसे काम कर रहा है और हमारे पास सारा एक्सप्लेनेशन होगा कि सारी चीज़ें कैसे आपस में इंटरलिंक्ड है। अब ये किसे पता है कि हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर से एक्सट्रैक्टेड नॉलेज से साइंस कब हाथ में ला ले और हमें अलग ऊंचाइयों तक पहुंचा दे। बिल्कुल उसी तरह जैसे त्राया हेयर लॉस हेयर फॉल को जड़ से मिटाने की ऊंचाई छू रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके अपना हेयर टेस्ट लीजिए ताकि त्राया आपको ये बता सके कि आपके हेयर फॉल का रूट कॉज क्या है और त्राया के साथ मिलकर आप अपने उस हेयर फॉल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज आवर कोड टू गेट योर कस्टमाइज्ड 1 month kit. That's all for today guys. I hope you liked the video. In case you did, then give it a big fat thumbs up. Subscribe to Big Brain को क्योंकि हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं। ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या मानना है कि ये साइंस क्या रोल प्ले करता है, ये एंशिएंट स्क्रिप्चर्स क्या रोल प्ले करते हैं, दोनों का आपस में मेल है या फिर सब ये बकवास था, सब कुछ ऐसे ही रैंडमली मैं बोल रहा था। आपके जो भी थॉट्स हैं हम पढ़ने वाले हैं, तो कमेंट जरूर करके जाना। See you soon in the next one. This is Big Brain को, this is Eclipse Nova signing off. Make your brain bigger.